है, मैं हूं आपके साथ राखी। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। प्रथम चरण के चुनाव संपन्न भी हो चुके हैं और अब तैयारी दूसरे चरण की है। ऐसे में बयानों के तीर भी तर्कश से खूब निकल रहे हैं। चुनाव प्रचार के बीच शुरू से ही बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे की गूंज सुनाई दे रही है। उधर महागठबंधन ने अपना कोई लक्ष्य सामने नहीं रखा, लेकिन यह दावा जरूर है कि मोदी सरकार 150 से 180 पर ढेर हो जाएगी। दिग्गजों के दावे तो हजार हैं, लेकिन ये अंक गणित की घेराबंदी किसका खेल बनाएगी और किसका बिगाड़ेगी, ये वाकई में बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, 400 पार या गठबंधन का 180 पर ढेर करने का मंत्र कितना सिद्ध होगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दूसरे चरण का शोर है, नंबर पर जोर है। बीजेपी जहां 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का दावा है कि इस बार भाजपा 150 से 180 पर ढेर हो जाएगी। उधर कांग्रेस के वार पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी इस हालत के लिए खुद गुनहगार है। जिस पार्टी के पास 400 सांसद हुआ करते थे, वो आज 300 सीट पर चुनाव नहीं लड़ पा रही है। कांग्रेस क्या देश चलाएगी? पीएम मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कहने को तो गठबंधन है, लेकिन कई राज्य हैं जहां ये आपस में लड़ रहे हैं। 25% सीटें ऐसी हैं जहां गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जो चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते, मैदान छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा में आए हैं। जिस पार्टी ने कभी 400 सीट जीती थी, देखिए इनकी हालत। जिस पार्टी ने कभी 400 सांसद जीते थे उनके, आज वो 300 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। आज कांग्रेस की हालत ये है, उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अवसरवादी इंडी अलायंस बना लिया है। उसकी पतंग उड़ने से पहले ही कट गई है। कहने को तो गठबंधन है, लेकिन अब हालत देखिए। कई राज्य हैं जहां एक गठबंधन वाले ही आपस में लड़ रहे हैं। इस लोकसभा के चुनाव में देश में 25% सीटें ऐसी हैं, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये, 25% सीटें ऐसी है जहां एक गठबंधन के लोग एक दूसरे को मारने काटने में लगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जिसको चुनाव के पहले इतनी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव के बाद लूट के लिए तो कितना ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कहते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी 400 पार की बात कहते हैं, लेकिन 180 भी पार नहीं हो पाएंगे। उधर राहुल गांधी भी बीजेपी के 150 पर ढेर होने का दावा कर चुके हैं। पीएम मोदी के 300 के वार पर खड़गे ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए जरूरी नंबर हमारे पास है। देखो, उन्होंने कुछ भी कहने दो, उन्होंने जो कहते हैं उसका जवाब देने के लिए मैंने जितना मैं लड़ रहा हूँ और हम उनको रोकने के लिए कितने नंबर होना गठबंधन के उतने है। जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। कुल मिलाकर 24 की लड़ाई अब नंबर पर आ गई है। अब इस नंबर के गुणा भाग में जनता किसका देगी साथ, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो दावे हजार हैं, लेकिन किसका उद्धार होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि मुद्दों के साथ साथ जिस तरीके से लगातार जो बातें हो रही हैं, नंबर गेम बहुत तेजी से चल रहा है। और काफी दिनों से देखिए, शुरू से एक बात तो स्पष्ट थी, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कह लीजिए, अब की बार 400 पार के नारे के साथ है। उनकी लाइन क्लियर है, वो हर जगह जाके इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन वो इस 400 पार को कैसे कर पाएंगे, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। क्या कोई स्ट्रेटेजी है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ कुछ जगहों से आप इन चीजों को निकाल पाएंगे? इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि जो इंडिया गठबंधन है वो कह रहा है कि 150 से 180, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो क्या इंडिया गठबंधन के पास ऐसी कोई स्ट्रेटेजी है या कोई उनके पास रणनीति है, या उनको ऐसा मालूम है कि किस तरह से धरातल पर काम हो रहा है, या उन स्टेट से वो बहुत बेहतर करेंगे तो वो इससे ज्यादा बीजेपी को बढ़ने नहीं देंगे? तो मुझे लगता है बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और पिछली बार को भी ध्यान किया जाए तो ये भी समझना होगा कि आखिर निश्चित तौर पर किसको कितनी सीटें मिली थी। और कुछ जगह पे तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कुछ राज्यों में क्लीन स्विप रहा है। तो आप हरियाणा की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, ये वो नाम होंगे कि आप यहां से क्या पूरा फिर ले जाएंगे या सीटों का आंकड़ा घटेगा? क्योंकि लगभग कई बार इन चर्चाओं में बैठने के बाद ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आई है, जो विश्लेषक खुद बताते हैं कि इस बार ये नहीं कह सकते कि पूरा क्लीन स्विप होगा। कुछ सीटें गठबंधन की तरफ जाएंगी, अब वो कितनी होंगी ये निर्णय जनता करेगी। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हाशिर खान हमारे साथ जुड़े हैं। हाशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर रजनीश जैन। डॉक्टर रजनीश जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिव कुमार दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए एहतेशाम उल हक हमारे साथ जुड़े हैं। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रदीप जी, अब की बार 400 पार, लेकिन ये 400 पार कैसे? मतलब मुझे बहुत कुछ सटीक पॉइंट में बताइए कि क्या ऐसा प्लान है या ऐसा कौन सा मंत्र है, कहना चाहिए, कि वो मिल गया है और उसको कहने से ये 400 पार हो जाएगा? क्योंकि हम राज्यों के नजरिए से देखें हैं, हम साउथ की राजनीति को भी समझे, तो ये इतना आसान टास्क नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते। देखिए, अभी तो ये दावा आप भी नहीं कर सकते कि हम जिस राज्य में पूरी क्लीन स्वीप गए थे हम पूरा लेके चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा फैक्टर इस बार काम कर रहा है। तो 400 पार कैसे? तो राखी जी, जब भी कोई भी किसी टारगेट को लेकर के चलता है या तो शुरुआत करता है, तो अगर उसके दिमाग में गोल क्लियर नहीं होता है तो वो टारगेट कभी अचीवेबल होता नहीं है। ये बड़ी फैक्चुअल और बड़ी ही किसी की कसौटी पे कसने वाली बातें हैं। अगर आप देखेंगे तो अब तक कुछ समय पहले तक ये बताया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी है और नॉर्थ इंडिया में ही इसका रहता है। उसके बाद क्या हुआ, 19 में हमारी सीटें आई, सभी ने देखा। उसके बाद हमने फोकस किया, हमने अपने पूरे क्षेत्र को बढ़ाया। हमारा कार्डर बेस है और हर कार्यकर्ता बूथ लेवल पे काम करता है, और हमारा तो एक इंटरनल कंपटीशन होता है कि भाई किसका बूथ सबसे मजबूत, हमारा बूथ सबसे मजबूत होता है। तो जनता जनार्दन जो असली जज है, जो असली कार्यकर्ता है, जो असली इन सारी चीजों को दे करके रिजल्ट देने वाली वो जनता है, और जनता इस देश की समझती है। अब ये बहुत कहना मैं बोलूंगा कि हम इससे काफी आगे निकल चुके हैं, कि हमारी परिपक्व राजनीति हम उससे भी आगे निकल चुके हैं अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में है क्या कि नंबर गेम होता है, और नंबर जो है वो बहुसंख्यकों का होता है। अगर आप उस पर फोकस करें तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इशारे को समझ रहे हैं। जागरूकता की कमी से पहले हमने अपने कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंच करके और सारी वो जो बातें हमने कर रखी हैं, और जो हमने, अगर मैं आप मुझे अवसर दें तो मैं एक बड़ी क्लियर सी बात बता सकता हूं कि कितने करोड़ घरों में हमने क्या क्या पहुंचाया और किस किस प्रकार से हमने जो है सीधे हम वोटर्स पहुंचे, अपने मतदाताओं तक पहुंचे हैं। अगर मैं उसकी बात बतानी शुरू कर दूंगा तो निश्चित तौर पे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। खैर, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी के लिए ये है, और सभी लोग जो है अपने अपनी बातें कर सकते हैं। जिस 25 करोड़ भारतीयों को जो अति गरीबी रेखा के नीचे थे, हमने उनको उससे बाहर निकाला है, और 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है। साथ ही 11 करोड़ घरों में शौचालय बना है, और 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है। तो ये जो चीजें सरकार द्वारा की गई हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिट लोगों को मिला है, वो अपने आप में एक बड़ा द्योतक है।
कोई अगर लोग लुभावनी बातें करके किसी शहर का चुनाव जीत सकता है, तो हमने तो रियल ग्राउंड पे काम किया है। आजादी के इतने सालों बाद आज हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना होगा। निश्चित तौर पे हम आम चुनाव में हैं, हमारे देश के अंदर का चुनाव है, लेकिन 2020 के बाद से, वर्ष 2020 के बाद से विश्व की क्या परिस्थितियां हुई हैं और विभिन्न विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में लोगों के जीवन पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है और उसके कंपैरिजन में हम कहाँ पे खड़े हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन प्रदीप जी लेकिन इस बात को तो मानते हैं ना कि बिना साउथ के आप इतनी आसानी से निकल नहीं पाएंगे, और वहां की स्ट्रेटेजी देख लीजिए, वहां की पृष्ठभूमि देख लीजिए। कहते हैं कि साउथ में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका अपना अलग ही वर्चस्व है, कुछ जगह को आप छोड़ दीजिए, लेकिन वहां पे अलग ही फैक्टर काम करता है, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं, उनके जो मुद्दे हैं वो उस पर ही काम होता है। ये हम सुनते देखते आ रहे हैं। अब इस बार का रिजल्ट आपको बताएगा कि कितने ऊपर हम उससे आ चुके हैं। जैसे पहले क्या होता था, परिवारवादी पार्टियां होती थी और आज उनकी क्या स्थिति है, क्या दशा है। सब लोग अपना नोटा से ज्यादा वोट पाने के लिए प्रयत्नशील हैं, इज्जत बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये शायद आदरणीय आरपी श्रीवास्तव जी जब बताएंगे तो मुझे इतने विश्लेषकों के साथ मेरी सामना हुआ, लेकिन मैं आपके चैनल पे आरपी श्रीवास्तव जी की विश्लेषण को काफी सत्यता के बहुत ही करीब होता है, मैं बताऊंगा अगर हम इसको देखें आगे। तो क्षेत्रीय पार्टियों को निश्चित तौर पर नहीं जो है अवॉइड किया जा सकता, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्टीमेटली क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने लिए अच्छा भविष्य और जीत के अवसरों को देखती हैं। तो निश्चित तौर पे हम इसको कह सकते हैं कि हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति लेके चलता है, और कुछ रणनीतियां, कुछ बातें खोली जा सकती हैं और कुछ बातें जो है राजनीति में राज ही रहती है, तो अच्छा रहता है। चलिए, तो आप साउथ की राजनीति को राज रखना चाहते हैं, रखिए राज। 4 तारीख को तो तस्वीर साफ हो जाएगी प्रदीप जी, तब भी हम और आप रहेंगे। ठीक है, कोई नहीं। हाशिर जी, आवाज पहुंच रही है? जी मैम, बताइए। हाशिर जी, देखिए 400 पार कैसे होगा, कुछ चीजों को वो राज रखना चाहते हैं, रखेंगे, उनको पता है। ऐसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, हमें कुछ नहीं बताना, हमारे पास वो नंबर गेम है जो हमें इस बार सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे। तो वो भी अपना नंबर गेम नहीं बता रहे हैं। तो जब नंबर गेम आप अपना नहीं बता रहे हैं और बीजेपी कुछ चीजों को राज रखना चाहती है लेकिन 400 के लक्ष्य के साथ है, तो फिर इंडिया गठबंधन ये दावा किस बिना पे कर रहा है कि 150 से 180 सीट होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी? मैम, असल में सारी बात यह है कि बीजेपी जो है हवाई बातें करती है। मोदी जी जब सरकार में आए थे तो सबसे पहले मोदी जी ने क्या नारा दिया था कि मैं सबको 15-15 लाख रुपए दूंगा। इसी तरीके से मोदी जी के वो आज तक 15 लाख आ रहा है, तो ऐसे ही वो 400 पार का नारा है, तो वही नारा आप समझ जाइए, समझाने की बात आप मेरे को है नहीं कि वो 400 पार भी मोदी जी का हवाई नारा है। मोदी जी 150 सीटों से ऊपर सीटें लेकर नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी मुद्दों पे बात नहीं करते। मोदी जी हमेशा धर्म की राजनीति पे ज्यादा फोकस लेकिन करते हैं। ये भी देखना पड़ेगा ना, आप मुझे बताइए, पिछली बार 303 और एनडीए को मिला के 353, तो इसके बाद आंकड़ा थोड़ा नजदीक लगता है, तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि 400 पार हो जाएगा। मैम, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लगता होगा उनको हो जाएगा, लेकिन जो कांग्रेस ने इस बार तैयारी करी है, जो कांग्रेस का आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, वो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। उसमें युवाओं के लिए कारोबार की बात की गई है, उसमें बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात की गई है, उसमें मुद्दों के ऊपर बात की गई है, ना कि आपको देश के अंदर इधर उधर मुद्दा घुमाने की बात की गई है। मोदी जी सिर्फ मुद्दा को घुमाना जानते हैं और कोई उनको काम आता नहीं है, सिर्फ झूठ के ऊपर उनकी राजनीति चल रही है। आप मणिपुर के अंदर आपने देखा था ना क्या हालत हुई थी, तो मोदी जी ने क्या जवाब दिया था? कोई कार्रवाई नहीं की उसके अंदर मोदी जी ने। चलिए, मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए। वैसे तो इंडिया गठबंधन ने कोई ऐसा लक्ष्य नहीं रखा है, बस यही लक्ष्य है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, जो मुझे लगता है, जो लेकिन ये 150 और 180, मुझे इसका थोड़ा सा ब्यौरा चाहिए। मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि ये क्यों, मतलब बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि ये इस पर आकर अटक जाएगी? नहीं, बीजेपी ने सिर्फ 15 लाख और रोजगार की वजह से बोल रहे हैं या कुछ और? कुछ किया ही नहीं बीजेपी ने। बीजेपी अगर कुछ करती तो उनका लक्ष्य ये होता ही नहीं। बीजेपी ने देश के अंदर कुछ किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उनके जो मैनिफेस्टो में पिछली बार की जो बातें थी उन्होंने पूरी करी है देश के लिए। अब मैं बार बार उस डेप्थ में नहीं जाऊंगी। 370 लीजिए, राम मंदिर लीजिए, बहुत सारी चीजें वो बोल रही है और आज भी बोलती है। हम जो करते हैं, हम उसको बोलते हैं, वो हम पूरा करते हैं। उन्हीं सब चीजों के साथ तो वो है। 370 हटाने से किसी का घर थोड़ी ना चल रहा है। आप बेरोजगारी के ऊपर बात कीजिए ना। बेरोजगारी आप देखिए देश के अंदर कहाँ जा चुकी है। युवा डिग्रियां लेके सड़कों पे घूम रहा है। आप युवाओं की बात ही नहीं करते। आप लोग कारोबार की बात ही नहीं करते, रोजगार देने की बात ही नहीं करते। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। रजनीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
रजनीश जी जुड़ी हमारे साथ। रजनीश जी, चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। शिव कुमार जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है, आपकी ऑडियो काफी कम आ रही है और नॉइज भी बहुत आ रहा है। प्लीज, जिसका भी माइक ऑन है, बहुत नॉइज आ रहा है, उसको म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, यदि कोई दूसरे गेस्ट बोलते हैं तो। ठीक है शिव कुमार जी, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है, मैं उसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगी। 400 पार वो राज रखना चाहते हैं अभी, लेकिन उनको पता है हो जाएगा। पिछले बार के आंकड़ों को देख के हो सकता है, वो कह रहे हैं जब तक लक्ष्य नहीं लेंगे तब तक पूरा कैसे होगा। इंडिया गठबंधन का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, सिर्फ यही है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये पूरी लड़ाई है, सरकार बनाना है। लेकिन सीटों के समीकरणों से भी हमको समझना होगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, वहां आपको कितना मिलेगा। जो ये सब अभी आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, हरियाणा में इस बार 75 पार और क्या स्थिति हो गई थी। तो ऐसे जो लक्ष्य होते हैं वो निश्चित तौर पर फेलियर ही साबित होते हैं। और इससे पहले इंडिया साइनिंग में भी ऐसा ही था, जब आडवाणी जी और अटल जी थे कि इंडिया साइनिंग, और इंडिया साइनिंग इतनी जबरदस्त हुआ कि धराशायी हो गए। तो ये हमारा जो मकसद है वो साफ सीधा मकसद है कि इस बार बीजेपी की सरकार हटाओ और स्वतंत्रता पाओ, बेरोजगारी हटेगी, महंगाई काबू में की जाएगी, गरीब किसान, गरीब बेरोजगार, इन सब के लिए काम होगा, एमएसपी पे बात होगी। ये सारे जो मुद्दे हैं वो आएंगे और लोगों को उससे राहत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का एक भी काम आप बता दो, अगर आप राम मंदिर की बात करते हैं ये लोग, तो राम मंदिर किसके कहने पे बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने 370 जो हटाया, उस हमारे नेता ने कहा था अंदर संसद में कि 370 पे खुश मत होइए, अगर आप में ताकत है तो पीओके को भारत का अभिन्न अंग बना के दिखाइए। जो आज भी वहाँ की जो जब असेंबली इलेक्शन होता है तो 20-25 के लगभग कुछ सीटें हैं, आज भी खाली रहती हैं। तो काम करके दिखाइए ना, हम आपकी तारीफ करेंगे। हम विपक्ष में भले ही हैं, लेकिन अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम विपक्ष का ये फर्ज भी है कि हम आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आप वो उसका काम करके दिखाइए। अगर उत्तर प्रदेश की अब बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की जो बुंदेलखंड हाईवे बना, आप जरा कभी उधर से जाके देखना, 60-70 की स्पीड पे गाड़ी जो है वो लहर करने लगती है। यानी कि इतनी खराब क्वालिटी, इतना भ्रष्टाचार किया गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं वहां से कई बार गुजरा हूँ। क्योंकि इटावा जाना होता है तो मैं उसी रास्ते को यूज करता हूँ जब एक्सप्रेस वे पकड़ना होता है। तो आप कहाँ पर हैं? आप ही ये बताते हैं कि लाखों रुपए में MOU हुए, ठीक है ना, लेकिन आपकी सरकारी एजेंसी बताती है कि इसका 50% भी नहीं आया। आपने अगर जैसे मैं इटावा से हूँ, तो मैं इटावा की अगर बात करूँ तो इटावा में पहले औरैया होता था, जो बाद में जिला बना दिया गया। मेरी सरकार में औरैया को प्लास्टिक इंडस्ट्री घोषित किया गया था कि वहां पर प्लास्टिक इंडस्ट्री पूरा जोन बनाया गया था, लेकिन इन्होंने आज तक नहीं बना पाया। ऐसे ही अगर कन्नौज की बात किया जाए तो वहां आलू और इत्र का हब बनाना था ताकि किसानों को फायदा मिल सके, लेकिन वहां का हस्म क्या हुआ? लेकिन पूरा रास्ता बात करें, लेकिन सुनिए शिव कुमार जी, पूरा रास्ता जो आप बता रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश से थोड़ी ही चला जाएगा। पूरे देश का चुनाव है, सारी जगहों के समीकरण है, सब जगह के फैक्टर्स अलग हैं। मैं तो यदि साउथ को चलिए, क्योंकि क्षेत्रीय दल बहुत प्रभावी है, उनकी अपनी रणनीति, उनके मुद्दे, उनका वो जो एक परसेप्शन है ना वहां का, वो बहुत अलग ही काम करता है, ये हम सब जानते हैं। और बीजेपी के लिए राह इतनी वहां से आसान भी नहीं है, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन इस बार उनका दावा है कि इस बार नतीजे चौंकाएंगे, तो ठीक है, वो तो वेट एंड वॉच वाली चीज है। यही तो है। देखो दक्षिण में तो ये वैसे भी जा रहे हैं, 102 में हार्डली इनको 10-5 सीट मिल जाए तो मिल जाए, वहां तो इनका क्लीन स्वीप खत्म हो गया, ठीक है ना। और उत्तर में अगर बात करें तो वहाँ जहाँ का रास्ता, प्रधानमंत्री का जो रास्ता है वो हमारे यहाँ से जाता है, उत्तर प्रदेश से ही। तो उत्तर प्रदेश में 80 में ये सुपड़ा साफ हो जाएंगे तो ये 400 तो छोड़ो, 200 भी लाना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कहाँ से सरकार बना रही है?
तो इनके जो खोखले वादे हैं वो खोखले नारे ही हैं, इनमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। और जिसका आप पहले फेस में हम सब ने देखा है हाल, अगर इनकी सरकार से लोग खुश होते तो लोग गर्मी में तबके भी इनको वोट करने जाते, लेकिन वोट नहीं किया। आप देखिए एवरेज, हम ओवरऑल की बात करते हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ओवरऑल 5% वोट कम पड़ा है, और यहाँ तो 1% वोट में भी सरकारें चली जाती हैं मैडम, तो ये तो 5% बहुत बड़ी बात है। चलिए अब ये तो देखना पड़ेगा कि वो 5% जो कम है उसको छोड़िए, लेकिन जितना वहीं अगर बंगाल की बात, जितना वोट पड़ा है वो किसके पक्ष में है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए शिव कुमार जी की बात करें तो अच्छा ठीक है, मैं वापस आती हूँ, दूसरे राउंड में वापस आती हूँ। एहतेशाम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है एहतेशाम जी, म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिएगा। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है, अनम्यूट किए एहतेशाम जी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। बोलिए, आवाज आ रही है मेरी? चलिए एक बार दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए जहां तक 400 पार की बात है, बहुत दिनों से ये सारी चीजें चल रही हैं, एक लक्ष्य पे चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का कोई लक्ष्य नहीं है, बस सरकार बनाना है, वो उनका लक्ष्य है। और 150 से 180 का वो दावा ये करते हैं कि बीजेपी इस पर सिमट जाएगी। अब ये बोलने के लिहाज से तो ठीक है, धरातल पर तस्वीरें कुछ और दिखती हैं, मुद्दे जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जिस तरह से इनके घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हैं, वो अलग तरीके से हैं। जनता ने क्या अपने दिमाग में एक परसेप्शन में सारी चीजों को रखा है, वो जनता का निर्णय 4 तारीख को आएगा। लेकिन हकीकत को समझें और सीटों के समीकरणों को यदि समझते चलें तो क्या आपको लगता है कि ये राह इतनी आसान है 400 पार की? नहीं, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। प्रदीप जी ने बहुत सारी बातों को बताया भी कि किस तरह से 400 पार होंगे, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा होगा कि वो क्या तैयारी करके रखें। लेकिन 2-3 बातें बड़ी सच। एक तो है कि जो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने साउथ में अपना दायरा नहीं बढ़ा पाई थी, इस बार जरूर कोशिश की है। लगातार देखिए प्रधानमंत्री जी की रैलियाँ कितनी हुई हैं, कितनी बार वो साउथ में गए हैं, केरला हो, तमिलनाडु हो। हमें लगता है कि पिछले बार की तुलना में इस बार, जैसे आप देखिए तेलंगाना में इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, शायद ये सारी चीज़ें इस बात को आश्वस्त करती होंगी, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य रखा होगा 400 पार का। कभी भी कोई भी दल होता है, जब भी कोई इस तरह की बातें करता है तो उसकी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, और इस स्ट्रैटेजी में कहाँ तक वो पार पाएंगे तो आने वाला समय बताएगा, 4 जून के बाद पता होगा। एक दूसरी बात है कि हिंदी पट्टी में आप देखती होंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इनको पूरी की पूरी सीटें मिल गई हैं, तो वहाँ तो सीट बढ़ने से नहीं, अगर नहीं बढ़ती हैं उसी पर रुक जाते हैं तब तो ठीक है, या कुछ सीटें कम होती हैं तो ये उनके दावे को थोड़ा सा कम करने जैसी बात हो जाएगी। दूसरी बात है उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीट जीतने का दावा किया। अब वहाँ कितनी सीटें जीतते हैं देखना होगा। लेकिन एक चीज़ सच है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना जो है, प्रधानमंत्री जी के भाषण और उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखते होंगे तो उनका भी पूरा वही है कि वो 400 पार करेंगे। उन्होंने बहुत सारा गिनाया भी कि ये जो दल है इंडिया गठबंधन है, इसमें जो है कई दल आपस में लड़ रहे हैं, ये बात सच है। बंगाल में देखिए, केरला में देखिए, यही स्थिति है कि आमने सामने है, जबकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक गठबंधन है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद एक चीज़ जरूर समझ में आती है कि क्या ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी को, जो इतनी मजबूत पार्टी है, 10 करोड़ से ऊपर जिनके कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल तक हैं, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तमाम जगहों पर है। और ये बात सही है कि इनके कार्यकर्ता डेडिकेटेड हैं, कार्डर बेस पार्टी है, मास बेस पार्टी कांग्रेस है, लेकिन एक कार्डर बेस पार्टी है, और इनके लोग जो है जगह जगह बूथ स्तर पर हैं, काम कर रहे हैं। तो उसके बावजूद भी देखिए बहुत सारे दलों को ये अपने में समेटे हुए हैं, लगभग 46 दल हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। इसके अलावा दूसरी बात है कि जो बचे खुचे वो कांग्रेस से चले जा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में एक दावा किया गया कि 4 लाख लोगों ने, कांग्रेसियों ने ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी को। तो शायद ये सब भी बातें होंगी जिसको कन्वर्ट करने की कोशिश होगी कि जो कुछ बचा खुचा है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाए और वहाँ से जो है 400 का जो अपना लक्ष्य पूरा कर पाएँ। तो ये तो दावे हैं, लेकिन एक चीज़ और है, ज़मीनी हकीकत भी समझने की ज़रूरत है। विभिन्न जगहों पर जिस तरह से ये बातें, कई बातें जिसमें आवास है बहुत बड़ा प्रभावित किया, पिछले चुनाव में भी काफ़ी किया, लेकिन इस बार के चुनाव में कोई बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक नहीं है, राष्ट्रवाद नहीं है। और आप देखती होंगी जो परसेंटेज घट रहा है ये किसको नुकसान पहुंचाएगा, ये तो चुनाव बाद पता चलेगा। लेकिन ये वोट परसेंटेज इस बार घटना
बड़ा चिंता का विषय है। जबकि पूरा चुनाव आयोग, तमाम दल इस बात को मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालें, मतदान करें और राष्ट्र हित में मतदान करें। और ये स्वदेश न्यूज भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। अगर पहले के चरण में कई राज्यों में 7% वोट घटा, लेकिन ओवरऑल लगभग 5% वोट घटा है, तो ये न घटे। और अगर इसी तरह का ट्रेंड रहा तो ये जो है 5-7% वोट जो है कहीं न कहीं जरूर किसी न किसी दल को, किसी न किसी गठबंधन को जरूर डेंट मारेंगे। और हमें ये लगता है कि अब ये जो चुनाव है, आने वाले समय में अगर वोट परसेंटेज पूरा 2019 का ही रहता है तो फिर परिणाम और भी चौंकाने वाले हो जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसका दावा है 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या 300 पार करेंगे, या जैसे विपक्ष बोलता है कि 180 नहीं पार कर पाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि ये सारे दलों को अपने आप में आकलन करना होगा। लेकिन पिछले चुनाव से ये चुनाव जो है थोड़ा ज़रूर अंतर है। और यहाँ पर हर राज्य में, हर स्टेट में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इन दलों से आमना सामना होगा। और वहाँ पर ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने अब तक जितनी भी योजनाएं चलाई हैं जो जनता के हित में हैं, चाहे नल जल योजना हो या कितना उनका क्रियान्वयन हुआ है, या फिर देखिए आवास की बात हो, और भी कई चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को देखना हो कि धरातल पर ये कितना प्रभावशाली हैं या कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है। इन सारी चीज़ों का जब आकलन हम करेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि मतदाता का रुझान कहाँ है। लेकिन फिलहाल एक रुझान जरूर है कि मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के प्रति मतदाताओं का झुकाव जरूर दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रजनीश जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल, नमस्कार। नमस्ते रजनीश जी। अब की बार 400 पार की लाइन तो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, कह लीजिए एनडीए, उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। इंडिया गठबंधन की कोई लाइन ऐसी मुझे दिखी नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो है इस बार का, जैसा कि आप तमाम लोगों को सुन रही थी, ये कहा जा रहा है कि पिछली बार को यदि अभी इस बार से कंपेयर करें तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा ग्राफ जो है वो बढ़ेगा। और बढ़ेगा ऐसा कि साउथ से भी उम्मीद की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लगातार रैलियां की हैं, तमाम चीजें की हैं। और बाकी जगह पे मैं ये नहीं कहूंगी कि इंडिया गठबंधन, जहां भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप थी, वहां 0 होगा। उम्मीद है कि यहां से सीटें निकलेंगी। लेकिन ओवरऑल पूरा सिनेरियो जो कहता है अभी इसमें स्थिति साफ नहीं है। तो मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये एक तो 150 से 180 पे बीजेपी सिमट जाएगी, उसे भी छोड़ दीजिए। क्या कोई लक्ष्य है जो लगता है कि उस तक तो पहुंचेंगे? मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जो ये भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार, वो हमेशा की तरह जैसे ये जुमले छोड़ती है, एक ये जुमला है, ये जनता इस बार इनको जवाब देने वाली है। आप देखिए जगह जगह, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, क्योंकि आप खुद मीडिया से हैं, कि किस तरह से बीजेपी के कैंडिडेट्स का गांव-गांव में विरोध हो रहा है, इनको घुसने नहीं दिया जा रहा। गांव-गांव में बहुत जगह तो ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं कि यहाँ पे बीजेपी की एंट्री अलाउड नहीं है। जनता सब समझ रही है। आप मुझे देखिए कि जनता इस बार इनके जो जुल्म हो रहे हैं, किसानों पे हैं, व्यापारियों पे हैं, महिलाओं पे हैं, युवाओं पे हैं, तो जनता इस बार इनको वोट से जवाब देने वाली है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बात भी कही कि इंडिया गठबंधन को तो अभी तक उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। तो मैं इस बात का भी जरूर जवाब देना चाहूंगी कि देखिए गठबंधन के पास इतने कैंडिडेट, 8 से 10 हर लोकसभा, जिसमें से बड़ा मुश्किल हो रहा है डिसाइड करना कि किस उम्मीदवार को यहाँ से टिकट। मोदी जी तो कह रहे हैं 300 पे भी नहीं लड़ पा रहे हैं आप लोग। मोदी जी ने तो कहा है, मैम, मोदी जी का तो रिसेंटली ये स्टेटमेंट है कि 300 पे भी नहीं लड़ पा रहे हैं, जबकि एक समय था कि 400 आपके पास सीटें होती थी, आपके सांसद होते थे। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं उसी का जवाब देने जा रही हूँ आपको कि मोदी जी ने कहा है कि 300 पे भी ये नहीं कर पा रहे। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि भाजपा के पास तो शायद अपने उम्मीदवार नहीं थे। इन्होंने 1/3 उम्मीदवार तो पूरे देश में उधार के लिए, और हरियाणा में तो टोटल 10 सीट में से तो 6 तो इनके बाहर से उम्मीदवार हैं। और ये लोग बात कर रहे हैं 400 पार की। 400 पार छोड़िए, इस बार वही बात है इनकी 180 सीट आ जाए। लीजिए एक और नया आंकड़ा आप दे रही हैं, 80 सीट। मतलब अब मुझे 80 से 150 और 180 पे जाना पड़ेगा।
मैंने बताया ना कि 180 मैंने बोला ना कि मुश्किल से इतने भी आ जाए तो वो भी गनीमत है, क्योंकि जब तक आप देखिए गांव-गांव में जाइए तो गांव-गांव में लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार अलाउड नहीं है, क्योंकि क्यों ना हो, हर वर्ग इस समय परेशान है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, युवा बेरोजगारी से परेशान, महंगाई चरम सीमा पे है, और जिनके बारे में पहले बोलते थे कि भ्रष्टाचार, आज वो उतारा गया। तो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से इन्होंने 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया है, और अरविंद केजरीवाल जी तो कितना ये एक, शायद मुझे लगता है एक हाथ के साथ। ठीक है रजनीश जी, आपकी आवाज काफी कट के पहुंच रही है मैम। ठीक है, मुझे लगता है शायद आप शायद आप ट्रैवल कर रही हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि आवाज बहुत कट के पहुंच रही है। हम एक बार दोबारा से भी आपको कनेक्ट करेंगे ताकि प्रॉपर ऑडियो हम तक आए, लेकिन जितना आपने बोला उसको मैंने सुना, बहुत ज्यादा क्लियर आउट तो नहीं थी आवाज, लेकिन फिर भी समझ में आया है। एहतेशाम जी, आवाज पहुंच रही है? एहतेशाम जी, ऑडियो नंबर मैं आपको दिया, आवाज आ रही मेरी? एहतेशाम जी, हाँ आपका सिर्फ ऑडियो आ रहा है सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है? एहतेशाम जी, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ। मैं एक ऑडियो नंबर दिया हूँ, रख लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए आप, मैं इसी पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाई थी बहुत जल्दी से। अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन कितने पार ये बता दीजिए मुझे तो बस। और बंगाल पे थोड़ा सा मैं चले जाऊंगी, 18 पे खाता खोल लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, इस बार आप दावा कर रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा। एहतेशाम जी, एहतेशाम जी, आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है, मुझे लगता है समय ऐसे में खराब होता है। उनको दोबारा से प्लीज कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि उनकी बात प्रॉपर आ पाए। प्रदीप जी, हाँ वापस आप ही के पास आ रही हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले बोलिए। कि एक राजनीतिक दल के रूप में, एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता के रूप में या उसके नेता के रूप में आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सही नहीं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप बात नहीं कर पाए, हास्यास्पद है। और देखिए, ये बस ऑन लाइटर नोट कह रहा हूँ, किसी के व्यक्तिगत नहीं है। आप बताइए, इस प्रकार की पार्टियां कहते हैं कि वो जो है वो उखाड़ फेंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, लाइटर नोट पे लिया जाना चाहिए। मेरा चुनाव में ऐसा किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन अभी इतनी जो पहले बोल रही थी, आपने सुन करके मुझे ऐसा लगा कि 2 मुख्यमंत्रियों को इन्होंने जो है डाल रखा है। चर्चा में तो आप आरोप लगाइए, बात समझ में आती है, लेकिन जनता के हृदय तल तक पहुंचने के लिए इस प्रकार के आरोप कभी काम नहीं करते हैं, क्योंकि मतदाता आज उन सारी बातों को देख, सुप्रीम कोर्ट में बातें होती हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट में बातें होती हैं, सूचना तंत्र से सभी जागृत है, सभी को पता है कि क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहां पे ट्रस्ट करके उसको लेना है। अगर इस तरह की लोग बातें करेंगे तो वो आपके सामने ही एविडेंट है, और हम अपनी रणनीति क्यों खोलें कि हम 400 पार कैसे करें? खुद ही स्वतः में संज्ञान में लिया जाता है मतदाताओं के द्वारा कि आप आते हैं और जो बात आपको किस कन्विक्शन से कहनी चाहिए और किस मजबूती से कहनी चाहिए जाते हैं। आप बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी भारत देश के न्यायपालिका में बैठी हुई है क्या? हम तो राजनीतिक दल है और हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। न्यायपालिका स्वतंत्र है, यहाँ तक का शासन रहा है कांग्रेस का, उसमें न्यायपालिका स्वतंत्र थी, अब न्यायपालिका स्वतंत्र है। उसका ग्राफ जरूर ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन क्या दोनों मुख्यमंत्रियों की जेल में या क्रिमिनल क्राइम ट्रायल होने के लिए, क्या वो जो है ट्रायल है, तो उसके लिए हम दोषी हैं? तो इस तरह की जब बातें आती है प्लेटफॉर्म पे, और बाद में लोग कहते हैं कि हमने देखिए 19 का चुनाव था, वहां पे कोई टारगेट नहीं था, 303 सीटें आई, और इस समय हमें टारगेट लेके चल रहे हैं। आपका गोल क्लियर नहीं है, आपका नेता क्लियर नहीं है, बस दिन की भड़ास आए निकाल दिए, इससे चुनाव नहीं जीते जाते। और आपके प्रश्न का फिर आप इसमें एक उत्तर समझ लें कि जब तक गोल क्लियर नहीं होता है तब तक आप टारगेट पे नहीं पहुंचते। हमारा हर कार्यकर्ता कटिबद्ध है, और अगर मेरे कोई फैक्ट अगर आपको गलत लगते हैं तो आप सीधे से वही प्रोटेस्ट करिए कि अगर मैंने कोई आंकड़ा गलत प्रस्तुत किया है।
अगर राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते अगर मैं किसी के भ्रम फैलाने की स्थिति को मैं कुछ अतिशोक्ति में कर सकता हूँ, तो वहां मैं जरूर इनकी बात को मानूंगा कि चलिए ठीक है, आपने भ्रम फैलाया, मैंने उसको काउंटर करने के लिए हाइपोथेटिकल बात कही। लेकिन जहां तक फैक्ट्स और फिगर्स की बात है, बीते 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किए हैं उसके विरोध में या उससे अच्छा करने का उनके कोई लॉजिक। अच्छा प्रदीप जी एक मिनट, मुझे बताइए कि साउथ में बड़ा एक स्टेटमेंट है जो इस समय बड़ी तेजी से चल रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा तो अब आजकल तो खैर बातों की हो गई हैं, लेकिन क्योंकि साउथ का है इसलिए मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि यहाँ से कहा जाता है कि बहुत सारी रैलियां पीएम मोदी ने की है और अभी चर्चा में भी आ रहा था कि हो सकता है कि निश्चित तौर पर यहाँ से थोड़ा सा एक अच्छा जो आंकड़े हैं वो निकले। लेकिन सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने एक बात बोली है कि ओवरऑल 130 लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें से मात्र 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगी और 115 से 120 वो जीतेंगे। और केरल का तो उन्होंने दावा ही कर दिया है कि पूरी की 20 जो हैं उधर आनी है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना कुछ भी। तो क्या आपका यहाँ का कोई लक्ष्य है कि साउथ से आप कितना निकाल पाएंगे? 2014 का जब चुनाव हुआ था तो यही कांग्रेस पार्टी के लोग थे, क्या क्या ये बातें कह रहे थे, और उसके बाद हमने 282 सीटों से हम ज्यादा लेकर के आए थे, उलटफेर हुआ था। फिर 19 की बात करता हूं मैं, युवराज तो एक पूरे मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, उसके बाद क्या हाल हुआ और क्या चीजें निकली, और उसके बाद जब चुनाव हो गया तो उसके बाद रिजल्ट क्या आया, उसी प्रकार की ये बातें फिर दोहरा रहे हैं। 4 तारीख की प्रतीक्षा कर लीजिए और आप रिजल्ट देखेंगे। आपने कहा इसके पहले कि हम चर्चा करेंगे, मैं निश्चित तौर पर 4 तारीख को आपके प्लेटफॉर्म के लिए अभी से अपनी डायरी में लिख के रख रहा हूँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे जरूर रहूंगा चर्चा करने के लिए, अगर आपने मुझे अवसर दिया तो। बिल्कुल बिल्कुल। 2 बार पिछले 2 आम चुनाव की से सभी हम देख रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन दलों का क्या प्रतिक्रिया रही है चुनाव के पूर्व, ये किस तरह से कटाक्ष करते थे, ये जनता को किस प्रकार से समझते थे और भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से ये समझते थे और किस प्रकार की ये बातें कहते थे। रेवंत रेड्डी जी जो इस समय के वहां के मुख्यमंत्री हैं अभी हालिया, उनका इतिहास हमें सबको पता है, लेकिन जिस प्रकार से कह रहे हैं ये लोग अपने बूथ को करने के बजाय हमारी चिंता ज्यादा कर रहे हैं। तो एक कारण ये भी हमारी जीत का है कि इतने ज्यादा हमारे शुभचिंतक हो गए कि हमें तो जो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये खुद अपना काम छोड़ करके अगर हमारे पे लगे हुए तो निश्चित तौर पे देखिए हमारा तो भला हो रहा है। और मोदी जी की तो बात ही पहले दिन से सबका साथ सबका। ठीक है प्रदीप जी, मैं बीच में रोकूंगी क्योंकि एहतेशाम जी हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गए हैं, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। एहतेशाम जी एक लाइन में, हाँ आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न, अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन कितने पार और बंगाल में टीएमसी कितना सहयोग प्रदान करेगी, क्योंकि पिछली बार 18 पे खाता खोल ली गई थी भारतीय जनता पार्टी। देखिए अब की बार जो है मोदी जी की सरकार जाने वाली है, उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें इस तरह के जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो ये समझ लीजिए जुमला है। जिस तरह से 2014 में हमारे देश के लोगों से उन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपया दूंगा, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार दूंगा, और जो भी 70 रुपया का पेट्रोल है उसको आधा कर दूंगा, और रसोई गैस जो 400 है उसको मतलब 200 कर दूंगा। तो ये जुमले की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी है। जो जनता जो है अब मन बना लिया है कि कोई भी चीज एक मर्तबा लगा है गलती, दूसरी बार गलती किया, तीसरी बार जनता गलती और नहीं करेगी। इसलिए कि सबसे बड़ा जो है, देखिए सबसे बड़ा मंदिर जो है पेट है, जो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता होती है हर देशवासियों को। मोदी जी का मोटिव है हम दो हमारे दो, हम 2 आदमी काम कर रहे हैं, हमारे 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे जनता देखिए हमारे 140 करोड़ की जनता में आज देखिए, जब बीजेपी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो आप देखिए उन्होंने कहा था कि मैं 80 करोड़ से बेसी लोगों को समझ लिए कि मैं 5 केजी अनाज दे रहा हूँ। तो देश की परिस्थिति बहुत सी बद से बदतर है। और मोदी जी सब मिलाए हुए आज तरह का मोदी जी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं कि मुसलमान जो ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। मैं आपको कहना चाहूंगा कांग्रेस की पैदाइश की उम्र 139 साल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश की उम्र 44 साल हुई। तो आज एक भारत में सब कुछ जो दिया है तो वो कांग्रेस ही ने दिया है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल में पूरा 10 साल देश का बेहाल हो गया। आज क्या आलम हो गया आप देख रहे हैं कि देश के मतलब साधारण जो भी मध्यवर्ती के लोग समझ लिए कि मतलब बहुत ही अवस्था खराब है। और ये मन बना लिए हैं। हमारे बंगाल में ममता बनर्जी जबरदस्त तरीके से काम कर रही है और हम लोग बीजेपी को समझ लिए बंगाल में जो 18 सीट 2019 में लाए थे
हम लोग इस बार उनको कम से कम 5 सीट में अटका देंगे और भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान सर बंगाल से हम लोग मिटा देंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा था अब की बार 200 के पार, 2021 में इनका बड़ा स्लोगन था कि अब की बार 200 के पार, लेकिन बंगाल की जनता जो शिक्षित जनता है, ये यहाँ देखिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है, जो हम समझते हैं। हम तमाम जो हमारे जितने भी स्वदेश टीवी के माध्यम से जितने पैनलिस्ट है, सभी को कहूंगा कि ये देश मेरा भारत महान है और भारत देश तभी जब मुकम्मल होगा जिस तरह से जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन SC ST OBC इस तरह से पिछले 2014 से पहले जो सरकार चलाने वाले थे वैसे ही सरकार चाहिए, ना कि विभाजन कर वाली सरकार। तो हम अच्छा एहतेशाम जी एक बात मैं राखी जी एक बात कहना चाहूंगा 10 सेकंड में। राखी जी उनकी चुनावी जुमला है कि जो काम करने वाले 400 का गणित नहीं पढ़ाते, उनको हो सकता है 500 से पार हो सकता है काम करने वाले को, ये बोला नहीं सकता। तो ये कहीं न कहीं ये जो समझ लिए ये डिप्राइव में हो गए हैं, इनको बहुत परेशानी हो रही है कि आप क्या करूं। तो इस तरह का सगुफा छोड़ रहे, इस तरह का आपकी बात 400 का पास स्लोगन है। हम समझते हैं 200 का भी डिजिट का आंकड़ा पार नहीं होगा और 2024 में चुनाव होगा, ये समझिए जनता रोटी अपना कपड़ा और मकान के लिए वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी और दिल्ली के तख्ताज में इंडिया के नाम से जो इंडिया रुकेगा नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत। लेकिन एहतेशाम जी अब मेरा सवाल सुन लीजिए छोटा सा। मैं ये कह रही हूँ कि जब पिछली बार खाता खुल सकता था तो इस बार तो कोशिश अपनी सीटें बढ़ाने की है ना भारतीय जनता पार्टी की। आप कह रहे हैं 5 पर सिमट जाएंगे, ऐसा कौन सा फैक्टर काम कर रहा है TMC का वहां पर कि आप 5 से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे? ये बहुत बड़ी बात है। राखी जी एक बात सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पे इन्होंने इनके जो हमारे जो होम मिनिस्टर है, इन्होंने एक बोला है कि अब की बार मैं 35 सीट बंगाल से लेकर आऊंगा। तो मैं आपको एक तो स्पष्ट रूप से राखी जी बोलना चाहता हूँ कि देखिए बंगाल की जनता कभी भी धर्म के लेकर के यहाँ पर सरकार नहीं चलती है, यहाँ हमेशा भी विकास के नाम पर होती है, डेवलपमेंट के नाम पे होती है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी देखिए कहीं न कहीं ये जो मैं स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि आप लोग जैसे मीडिया है जो इतनी स्वच्छ बात करते हैं, इनके तो ही मतलब जो मीडिया है जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, ये मीडिया में दिखते हैं 400 के पास और ये गुजब जो इस तरह से बोल रहे हैं कि 400, तो ये जनता जो है एकदम नकारेगी। नंबर 1। नंबर 2 हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह का जो कहीं न कहीं अगर 200 से अगर बेसी आता है तो हम समझते हैं कि लगता है कि EVM का कारतूसी की वजह करके 200 पार कर सकते हैं। वरना जो अभी देश की हालात है जो बद से बदतर है, लोग खा नहीं पा रहे हैं, लोग अपने घर संसार नहीं चला पा रहे हैं, लोग मतलब बेकार हो गए, करोड़ लोग बेकार हो गए, कारोबार का निजाम खत्म हो गया, कोई भी कारोबारी डेवलपमेंट नहीं हो। तो बंगाल की जनता यहाँ बिल्कुल नकार देगी और हम समझते हैं मुश्किल से मुश्किल अगर आएगा 4 जून को राकेश जी मैं आपसे बात करूंगा तो देखिएगा 5 सीट का भी उनका जो है वो फिगर पार नहीं हो सकेगा। बंगाल के लोग उनको 100% नकार देंगे। इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी मैं इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये जनता का निर्णय है, लेकिन एक बात है कि आपने EVM वाली बात भी बोल दी, मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। 4 तारीख को EVM पर भी सवाल उठ सकते हैं। 200 तक है तो ठीक है, उसके ऊपर गया तो EVM पे सवाल उठाना है। एक बात मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, इस चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। हाशिर जी एक बात तो सही है, भारतीय जनता पार्टी या NDA का 400 पार हो या ना हो वो एक तरफ है, लेकिन वाकई में यदि ये 200 से वहां तक पहुंचे तो ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जो दावे किए हैं ना कि 150, 180 और 200, अभी एहतेशाम जी भी बोल रहे थे कि इसके अंदर ही रहेगा, यदि इससे ऊपर भी चले गए वो, तो आप लोगों से सवाल ज्यादा होंगे कि आप तो कह रहे थे इससे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। मैम देखिए उससे ऊपर जाने की अगर संभावना हुई तो सीधा सीधा से ये बात है कि आप समझिए EVM सेट है, क्योंकि कैसे बात कर रहे हैं हाशिर जी आप अभी से। उसका रीजन मैं आपको दे देता हूँ। मोदी जी जो 400 पार कह रहे हैं वो 400 पार हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोकल जमीनी स्तर पर जाके लोगों से मालूम कीजिए, लोग बहुत परेशान है बीजेपी से। लोग इतना परेशान है, लोगों को घर में खाने को खाना नहीं है। लोग कह रहे हैं हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें जॉब चाहिए ताकि हमारे घर में पूरे महीने खाना है, ताकि हम उनको कमा के खिला सकें। 5 किलो राशन देके आप उन्हें मुफ्त में घर पे बिठाना चाहते हैं, आप उन्हें जॉब दीजिए ताकि वो अपने साथ अपने परिवार को चला सके। आप सिलेंडर के ऊपर पैसे कम कीजिए ताकि लोग अपने घर की रसोई को खोल सके। आप बात करते हैं हमेशा मुद्दों से हटकर। आप देख लिए, आप कितनी जगह आप नोट कीजिए, मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं वो कभी आज तक पूरे हुए हैं? 15 लाख आपके अकाउंट में आए? आप खुद बताइए, मेरे अकाउंट में तो आए नहीं। मोदी जी को अगर इतने ही अपनी लहर के ऊपर भरोसा है तो मोदी जी एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, EVM को हटा। अच्छा मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ हाशिर जी, एक सेकंड मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, क्योंकि एहतेशाम जी भी यही बोल रहे थे
और आपने भी यही बात बोली और हर चर्चा में ये बात आ रही है काफी दिनों से। 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार, एक मिनट सवाल तो सुनिए। 15 लाख खाते में और 2 करोड़ रोजगार की बात जो बार बार आती है, तो ये सिर्फ इस बार का शिगुफा तो नहीं है। मानते हैं कि ये बातें थी, नहीं हुई, चलिए एक बार मान लिया, लेकिन जब ये बातें हो रही थी उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए क्या इस देश में? आपको क्यों चुना था? 2 करोड़ रोजगार के लिए तो चुना था ना, कि जनता तो रोजगार चाहती है। आप जनता के बीच में जाके मुद्दे को लेकर आते हो कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, जनता को पसंद आता है, जनता आपको वोट करती है। आप वोट लेने के बाद आप हिटलरशाही वाले बादशाह बन जाते हैं। आप जनता को पलट कर नहीं देखते, आप पहलवानों को नहीं देखते, आप किसानों को नहीं देखते, आप ईडी का दुरुपयोग करने लगते हैं, आप सीबीआई का दुरुपयोग करने लगते हैं। अभी चुनाव से पहले आपने देखा होगा, आपने कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए। काहे की बौखलाहट है, काहे का डर है इतना? जब आपको लग रहा है 400 पार है तो डर काहे का है जी? केजरीवाल जी को उठा के आपने बंद कर दिया, हेमंत सोरेन जी को उठा के आपने बंद कर दिया। अगर आपको इतने ही 400 पार के ऊपर कॉन्फिडेंस था, आप सारे नेताओं को छोड़ देते। आप कहते जाओ चुनाव लड़ो। ये तो आप खुद ही सोच रही है ना कि आपकी बौखलाहट किसकी दिखलाई दे रही है? नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए दिखलाई दे रहा है या राहुल गांधी बौखलाए हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है इस बार जनता जनार्दन बहुत अच्छा एक निर्णय देगी, जो भी होगा, और सभी जगह से जो मुद्दे हैं, जो फैक्टर है, वो काम करेंगे। क्योंकि ये जो बयानबाजी है या जो स्टेटमेंट्स हैं, इसका कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप कितना ही कुछ भी बोल लीजिए, जनता बहुत समझदार है, जागरूक है, सारी चीजों को देख कर बैठी है। तो मैं किसी के पक्ष में ये बात बोल ही नहीं रही हूँ कि नहीं मोदी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं तो जनता, हाँ ये बात सच है, वो जो बोलते हैं वो कनेक्ट कर जाता है। हो सकता है उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि वो जनता से कनेक्ट हो रही है, पर जनता के मन में क्या है, वो ईवीएम में बटन कहां दबा रहे हैं, ये जनता की पर्सनालिटी है, तो जनता इसका निर्णय देगी। तो ये नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो देश में बना और दिखा, उससे ये लगा कि हाँ लोग कनेक्ट हुए। अब अंदरूनी रूप से कितना कनेक्ट हुए मुझे नहीं पता, जो सामने देखी हुई चीजें हैं उसकी यहाँ पर बात हो रही है। खैर वापस आऊंगी शिव कुमार जी। मोदी जी को बादशाह और मोदी जी को नेता बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। लीजिए, अब आप यहाँ मीडिया पर आ गए, मीडिया ने मोदी जी की छवि, अब आप मीडिया पे आ गए और सर गलत जगह पे बोल रहे हैं आप। मतलब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। क्या एक बात बताइए, अब मैं बोलूंगी नहीं, मुझे बताइए, दिए जलाने की बात हुई थी, जलाए नहीं जलाए? 2014 के बाद ही थाली बजाने की बात हो रही थी, बजी की नहीं बजी? मन की बात लोग सुनते हैं। आप सुनिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने कह दिया तो वो बिल्कुल सब कुछ कर देंगे। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री मेरे नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कर क्या रहे हैं मुझे वो बताना जरूरी है। अरे तो भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमने उनको एकदम हिट कर दिया। हम तो राहुल गांधी भी दिखाते हैं, राहुल गांधी बहुत अच्छा वो अपना घोषणा पत्र, न्याय पत्र लाए, हमने तो बहुत अच्छी बात बोली और हमने कहा बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। तब तो आप कुछ नहीं बोलते मीडिया को। आप बता दीजिए मुझे उसमें अगर रोजगार की बात हुई हो तो कहीं उनके घोषणा पत्र में कोई रोजगार को लेना देना ही नहीं है। उन्हें तो फ्री में, मुफ्त में आपके बच्चों को बिठाकर घर में दंगा कराना है, पढ़ाइयों से बेकार कराना है और अपने बच्चों को फॉरेन भेजना है, अपने जितने भी मित्रों को, अपने सबको घूमने के लिए फॉरेन भेजना है। मोदी जी का सिर्फ एक मोटिव है। चाहिए आपस में बहस करेंगे ना तो दूसरे मेहमान रह जाएंगे। एहतेशाम जी कुछ कह रहे हैं? आपसे बहस नहीं करना चाह रहा। नहीं, आपने मीडिया पे सवाल उठाया सर। मेरे सारे जो गेस्ट बैठे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरा देश बोल रहा है। मैम गोदी मीडिया, मैं क्या बोल रहा हूँ? कौन गोदी मीडिया? मुझे बोल रहे हैं आप, तो वो भी क्लियर कर दीजिए, मैं आपको क्लियर आउट कर देती हूँ। मुझ पे सवाल उठा रहे हैं आप? नहीं, मुझ पे सवाल उठा रहे हैं आप? नहीं, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। हाँ तो ऐसा बोलिए ना, नहीं तो मैं तो बोलूंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे पैनलिस्ट है, पूछिए उनसे कि गोदी मीडिया कौन है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। ठीक है, चलिए हम बहस ना करें। एहतेशाम जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा थोड़ा, बाकी मेहमान भी प्लीज। मैं स्वदेश टीवी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। स्वदेश टीवी जब से मैं बैठ रहा हूँ तब से निष्पक्ष और बहुत ही परफेक्ट डिबेट आप लोग करते हैं। आपकी भावना, आपकी सोच को मैं कदर करता हूं। यही सोच हमारे देश के हर मीडिया, यही सोच हमारे जितने भी चैनल बैठे हैं, इसलिए कि सबसे बड़ा देश मेरा भारत है। भारत बचेगा तो हम बचेंगे, भारत बचेगा तो नेता बचेगा, भारत बचेगा तो हमारी मीडिया बचेगा, भारत बचेगा तो गरीब जनता बचेगा। थोड़ा समझाइए आपके गठबंधन वाले सर, थोड़ा सा मतलब समझाइए। मैं राकेश जी मैं बोलना चाहता हूँ, इसी वजह के लिए बोलना चाहता हूं कि देश सबसे बड़ा है, हमारा देश को अभी बचाने का है और 2024 में देखिए संविधान बचाने का है और देश बचाने की बारी है। हम तमाम लोगों के स्वदेश टीवी के माध्यम से कहेंगे कि जो लोग भी देख रहे हैं अगर, और हमारे पैनलिस्ट के द्वारा जो भी उनके सोशल मीडिया में देखेंगे, तो हम आप लोगों से 2 हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये देश बचाने की बात है, ये भारत को बचाने की बात है। हम लोग
इस तरह से हम लोग, जिस तरह से 1947 में जिस तरह से हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, तो हम देश के हर वर्ग के लोगों से, नागरिक से, SC ST OBC माइनॉरिटी, जितने भी दलित, जितने भी है कम्युनिटी के, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि देश को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी जो गरीबों का दुश्मन, बेटी का दुश्मन, तमाम लोगों का दुश्मन, तो हम आप लोगों से कहेंगे कि देखिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से आप लोग जो मीटिंग करते हैं, आप लोग जो डिबेट करते हैं, मैं स्वदेश टीवी के तमाम पैनलिस्ट को भी मैं नमस्कार करता हूं, और स्वदेश टीवी के एंकर खासकर मैं राखी जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप वाकई में आप जो है आप अवार्ड लेने के काबिल हैं। और मैं 4 सर शुक्रिया, लेकिन तो मुझे स्पष्ट देखिए प्रदीप जी ताली बजा रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं दिख रहे हैं, बट थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का सम्मान है और आप लोगों का आशीर्वाद है। आप लोगों से बहुत छोटी हूं मैं। ये कड़वा सच है, आप स्पष्ट बात करती हैं, ये कड़वा सच है, ये आप स्पष्ट बात करते हैं, आपने बहुत अच्छे से। एहतेशाम जी थैंक यू सो मच, लेकिन समय की सीमा है, मुझे प्रतिक्रिया लेनी है शिव कुमार जी की। प्लीज मैं वापस आऊंगी आपके पास। शिव कुमार जी थोड़ा जल्दी से अपनी बात रखिएगा। शिव कुमार जी आप क्या पूछना चाहते हैं? सर ओवरऑल एक प्रतिक्रिया आपकी चाह रही हूं मैं। अब सवाल मेरा इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश आपने बोला हम पूरा ही ले जाएंगे, तो मैं क्या बोलूं, मैं तो ये भी नहीं, अभी मैं कह दूंगी कि नहीं पूरा 80 नहीं मिल रहा है तो आप कहेंगे कि मीडिया पे झगड़ा होने लगेगा, तो मैं तो बोलूंगी ही नहीं। यही तो डेमोक्रेसी है ना, वहाँ आप भी बोल सकते हो, आप मीडिया में तो क्या फिर भी बोल सकते हो ना, आपकी भी स्वतंत्रता है ना। मीडिया में जब आप टाइम जॉब करते हैं तब तक मीडिया के, उसके बाद सर तो फिर तो पूरा 80 तो कहीं नहीं जा रहा सर, बट के ही आएगा जैसा आता है, पूरा 80 तो नहीं हो रहा क्लीन स्वीप। लेकिन इनका रथ रोकने के लिए बहुत जरूरी है ना, तो रथ रुक जाएगा इनका। और यही मैं आपको लास्ट मोमेंट पे मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि दक्षिण भी गया और उत्तर भी गया, तो फिर 400 कहाँ से आया? ठीक है, सही है। अब किसकी बातों में कितना सच है देखेंगे। मैंने कहा ना, प्रदीप जी ने एक बात बोली थी कि राज है वो, तो अब वो राज खोलना नहीं चाहते हैं साउथ का, तो फिर मैं अब उनसे कैसे बोल सकती हूँ, उनकी अपनी एक गाइडलाइन है, पार्टी की स्ट्रेटेजी है, तो 4 तारीख को ही राज खोलने देते हैं, पर्दा जब उठेगा। समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। धन्यवाद। देखिए राखी जी, ये जो कोई भी दल हो, चाहे इंडिया अलायंस हो या NDA हो, सारे दल लगभग ये प्रयास करते हैं ज़्यादा सीटें जीतने की, अपने अपने दावे करते हैं। और शायद भारतीय जनता पार्टी ज़रूर एक नैरेटिव सेट करके रखी हुई है कि वो 400 पार करेंगे, और जब कोई लक्ष्य होता है तो निश्चित रूप से लोग उसके नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल, उनका भी एक दावा है कि 180 पार नहीं होंगे। अब ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि इसके दावे में कितना दम है, लेकिन इतना ज़रूर है कि चाहे जो भी राज्य हैं जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, अभी एहतशाम जी की बात सुन रहा था, लेकिन आप देखिए इंडिया अलायंस में बंगाल में आपस में ही कितना खींचतान है। अधीर रंजन चौधरी डेली प्रतिदिन जो है ममता बनर्जी पार, लेकिन ये अलायंस के हिस्सा है। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो प्रदीप जी जैसे बताया कि राज है, तो हो सकता है इनके यहाँ भी कोई राज हो गया एक दूसरे से, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था उन्होंने निश्चित रूप से इस बात का की ओर संकेत किया है कि 25% जो लोग हैं, जो दल हैं, वो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अगर एकता की बात है तो एक तो कमी जरूर नज़र आती है इंडिया गठबंधन में। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का जो एक तरह से लोगों को कनेक्ट करने वाली बात है, तो बहुत हद तक वो कनेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। और इसी को इंडिया अलायंस को टारगेट रख के और इनको ही सामना करना पड़ेगा। और हमें लगता है कि चुनाव जो है 2019 जैसा फिलहाल नहीं है, इस चुनाव में हो सकता है बहुत सारे उलटफेर हो सकते हैं। अभी तो वक्त बताएगा कितना उलटफेर होगा। बिल्कुल। डॉक्टर रजनीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रजनीश जी, मैम पता नहीं कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हुआ है, पहले भी आप प्रॉपर बोल नहीं पाई थी प्लीज, क्योंकि समय हो गया। लेकिन मैं वापस इसीलिए आपके पास आई हूं क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ठीक से नहीं आई थी। मेरी ऑडियो यदि आप तक पहुंच रही हो, प्लीज अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, देखिए मैं एक्चुअली ट्रेवलिंग में थी, अभी मैं आपसे अपनी बात रखती हूँ। मैम थोड़ा सा जल्दी से क्योंकि समय हो गया है, प्लीज। हाँ, जो राखी जी 400 पार का नारा है, वो एक इनका नारा ही है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि मोदी जी में हिम्मत है, तो वो जो
जिस बात से जनता नाराज है उस बात पे जनता से वोट मांगे ना। मोदी जी आए, एक बार नोटबंदी की थी, नोटबंदी के नाम पे वोट मांगे, महंगाई के नाम पे वोट मांगे, जो किसानों के साथ उन्होंने जुल्म किए, अत्याचार किए, तो किसान के बीच में जाए, किसान इस नाम पे मोदी जी वोट मांगे। और बहुत सारे आपको देखिए, मैं बता चुकी कि गांव में विरोध है, बीजेपी के कैंडिडेट्स को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लोग घुसने नहीं देते हैं, जगह जगह पे बोर्ड लग चुके हैं, बीजेपी की इस गांव में एंट्री बैन है। तो मुझे बताइए यहाँ कहाँ होगा? और इंडिया गठबंधन की ठीक है मैम, ऑडियो नहीं आ रहा है ठीक से। ठीक है, जितनी बातें आई हैं, आपने नोटबंदी को लेके बात की है, रोजगार को लेके बात की है, ठीक है, ये सवाल आपके अपने तरफ से हो सकते हैं। अब निश्चित तौर पर ये आने वाला समय बताएगा कि जनता को क्या करना है। समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बात तो सच है, देखिए कि नंबर गेम जो इस वक्त चल पड़ा है, अब वाकई में ये किसका खेल बनाएगा या फिर किसका खेल बिगाड़ेगा, ये तो आने वाले समय में 4 जून को पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ चीजों को राज रखा है, वो उस पर से पर्दा नहीं उठाना चाहते, और कुछ लोगों का दावा जो चल रहा है कि इससे से ज्यादा हम बढ़ने नहीं देंगे। तो ये भी मुझे लगता है कह तो दिया है, तो दावे हजार हैं, अब किसका उद्धार होना है ये जनता दिखाएगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।